नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से विकसित भारत विकसित यूपी विजन 2047 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यशाला में तमाम विशेषज्ञों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे 5 प्राण के साथ आगे बढ़ना होगा और विरासत का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि नशा नाश और नैतिक पतन का कारण है। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है। और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी। आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहाँ अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है। उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी, तो वापस आया। हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा यहां पे कुछ अन्य चीजें। मुझे बताया गया कि हाँ सर, लखनऊ में चिकनकारी का काम बहुत महीन होता है, अब लगभग मृतप्राय से है, मार्केट नहीं है। भदोई की कारपेट अच्छी होती थी लेकिन मृतप्राय सा है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग था लेकिन मृतप्राय सा है। फिरोजाबाद का ग्लास हाँ था लेकिन मृतप्राय सा है। देखो मैं ये सब नाम गिन रहा हूं, और इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ब्रिटिश कालखंड के दौरान इनकी तकनीक को, और आजाद भारत में भी इन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, इनको
समाज की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन के साथ जोड़ने, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने, मार्केट से लिंक करने और एक्सपोर्ट से जोड़ने की कभी कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके मैंने कहा भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। 75 में से 57 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट मिली। याद रखना, ये जो बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग के लिए एंकर यूनिट के रूप में कोई उनकी आधारशिला को पुख्ता कर सकता है तो वह सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस होता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन हतोत्साही था, निराश था, हताश था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर भाग रहे थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें परेशान करता था, कहीं पे कोई अन्य लोग उन्हें परेशान करते थे, कोई उनके पास चारा नहीं था। और जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों का अपमान करे, अपने उद्योग जगत की अवमानना करे, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही सब कुछ होता था यहां पर। तो मैंने कभी 75 में से 57 जनपदों में तो हमें मिला, बाकी 18 में क्या होगा। तो 18 में हम लोगों ने कहा चलो कुछ तो और मिलेगा। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वहां पे काला नमक चावल तो है, भगवान बुद्ध के समय से 2500 वर्षों से चला आ रहा है। आप इसी का प्रोडक्शन करके, इसी को हम पैकेजिंग करके भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। गोरखपुर के लिए क्या होगा? हमने कहा यहां टेराकोटा है, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की इस उत्पाद को हम प्रमोट करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के लिए आया, क्या होगा? हमने कहा वहां पर पहले धूरा था, उन्होंने कहा साहब अब हम लोग आधुनिक मशीनरी अपनाना चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले। तो मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है फिर बताओ। उन्होंने कहा हम गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो मैंने कहा गन्ने में और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक गुड़। हमने कहा गुड़ के साथ इनको जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ा गया। परिणाम क्या है? हमने नाम दिया उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। हरिद्वार में पितृपक्ष के अंतिम दिन और अमावस्या पर हर की पैड़ी पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर नारायणी शिला मंदिर और कुशावर्त घाट पर पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। पंडितों के अनुसार जिन परिवारों को पितरों की तिथि ज्ञात नहीं थी, वो आज अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के घाटों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अमावस्या होना और उसमें सूर्य ग्रहण होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। पर ये भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा है कि ये अदृश्य भारत में है, तो इसका दुष्प्रभाव अलग अलग राशियों पे, राज पक्ष पे किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। परंतु विदेश में जहाँ ये है, उन लोगों के यहाँ राजभंग होना और अस्थिरता, अराजकता राज्यों में फैलना एक बड़ा सामान्य लक्षण आप पाएंगे।
परंतु भारत में अपने पितरों को आनंद पूर्वक पितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन उनका मुंह मीठा कराकर ब्राह्मण को भोजन कराकर 16 प्रकार की अलग अलग पत्ते खीर पूड़ी निकालकर या 16 मिठाई 16 दीपक 16 सिक्के रखकर या तो जल वाली जगह के नजदीक रखें, जल में विसर्जन करें, अन्यथा किसी पीपल वृक्ष के नीचे आदि रखकर अपने पितरों से कामना करें कि हे पितरों, इन 16 दिनों में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करके हमारे पर कृपा करें। उनके आशीर्वाद से आपके परिवार में आनंद बढ़ेगा। पितृ अमावस्या है तो हम लोग यहाँ स्नान करने आए थे। मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि पितरों के याद में स्नान करने से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन को शांति मिलती है। तो गंगा माँ हमारी जो है ये मोक्षदायिनी है, इसलिए हर व्यक्ति को, हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को अमावस्या पर यहाँ स्नान करना जरूर आना चाहिए। बस सुख शांति, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की है कि संसार में, विश्व में सुख शांति बनी रहे और लोगों को सद्बुद्धि मिले। हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर श्राद्ध कर्म के लिए सबसे पावन स्थलों में गिना जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन परिवारों में श्राद्ध नहीं किया जाता वहां सुख शांति और उन्नति में बाधा आती है। ये पितृ अमावस्या के पक्ष में कि भाई अब पितरों की शांति के लिए और अपने घर परिवार की तरक्की के लिए मैं स्नान करने और पिंडदान करने आया हूँ। भाई अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन है, और बाकी आजकल की पीढ़ी है वो इन चीजों को नहीं मानती। भाई जब तक हम हैं जब तक तो करेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगे इस चीज की कि भाई आगे तक के लिए ध्यान दो, और नहीं देंगे तो देखो जी आगे जो दुनिया चल रही है देखी जाएगी कैसे होगा। आजादी ऐसा है अब सबका जो गति मुक्ति यही होती है। आज का दिन सबसे बड़ा है, आज ये अमावस है, सबसे बड़ी मानी जाती है। संकट कटते हैं, गति होती है, मुक्ति होती है। यहाँ उधार बेड़ा पार, पल गंगे मैया की जय। सबका दही देता नाम दिया है, सब वही लाए हैं हमारे को, हम क्या आए हैं। जो शंकर भगवान है सबका संकट काटेंगे, सबका रास्ता खोल देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से पितृपक्ष के अंतिम दिन क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु पहुंचे हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से पितृपक्ष अमावस्या का दिन है और आज के दिन हरिद्वार धर्म नगरी में जन सैलाब पड़ा है श्रद्धालुओं का। तो आपको बता दें जो दिन है आज के दिन, पितृपक्ष अमावस्या के दिन, लोग ये इनका क्या कहना है कि लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से पितरों की पूजा की जाती है, जो लोग घर में पहले बुजुर्ग थे वो लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हीं के लिए आज के दिन की पूजा की जाती है। आज के दिन 16 तरह के मिष्ठान और भोजन प्रसाद तरह के निकालकर क्षमा याचना की जाती है। क्षमा याचना यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे साल में कोई भी गलती यानी कि हो जाती है तो इसके लिए आज के दिन जिस तरीके से बड़े अपने पूर्वजों से आशीर्वाद के तौर पर पिंड किया जाता है और लोग पिंड दान करके, भोजन दान करके और विशेष महत्व बताया गया है। तो इसी तरीके से देखा गया कि आज जिस तरीके से हरिद्वार की नारायणी शिला मंदिर पे माना जाता है कि काफी पुरानी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पर नारायणी शिला में जिस तरीके से पितृपक्ष अमावस्या के दिन यहाँ पर लोगों का सैलाब उमड़ता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज के दिन ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा ये दिन माना जाता है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो आज के दिन नारायण शिला पर आए पूजा अर्चना के लिए। तो इसी तरीके से देखा गया है कि लगातार जो है प्रशासन की पूर्णतः व्यवस्था जो है बीती रात से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी नारायणी शिला के आसपास के एरिया में, और पार्किंग की तो
तो आपको तस्वीरें दिखाई गई थी जहां हरिद्वार में पितृपक्ष के अंतिम तारीख को आज श्रद्धालुओं का सैलाब जो उमड़ा हुआ है। अब ये तीसरी बड़ी खबर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीमावर्ती दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर जानने और उनके त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार लगातार गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो विधानसभा चंपावत के सबसे दूरस्थ गांव बाकोड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने गांव की वास्तविक समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने डीएम के सामने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्या रखी, जिसमें सबसे प्रमुख मंच बाकोड़ा मोटर मार्ग और सीम चुका से बाकोड़ा तक लिंग मार्ग के जल्द निर्माण की मांग रखी गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य जल्द पूर्ण कर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनता जो है सरकार जनता के द्वार के तहत और बहुउद्देशीय शिविर के तहत हम लोग आज बकोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि यहाँ पे सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो जो हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सभी को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करने के लिए सभी को लाया गया है। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश हैं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, सभी लोग आज उपस्थित हैं। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और इन पे यथोचित कार्रवाई ससमय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से बाकोड़ा गांव पहुंचे डीएम मनीष कुमार, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां इस गांव में जाने में मिलती है? दूरस्थ गांव बताया जा रहा है, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं? निशी मैं बताना चाहूंगा, जो ये बकोड़ा गांव है चंपावत विधानसभा का जो है दूरस्थ गांव है, नेपाल सीमा से लगा हुआ। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क। आज तक जो है यहाँ सड़क नहीं पहुंच पाई है। 10 किलोमीटर जो है पैदल चलकर जो है जिलाधिकारी गांव में पहुंचे और जो सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम है उसके तहत वहाँ शिविर भी जिलाधिकारी के निर्देश पर लगाया गया और जिलाधिकारी के द्वारा खुद जमीन पर बैठकर जो है ग्रामीणों की समस्या को सुना गया। कई समस्या का जो है जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ पर को जो है समाधान किया गया। जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि जल्द जो है इसमें सड़क निर्माण जो है इस गांव के लिए होगा। तो जब सड़क नहीं है तो आप जान सकते हैं कि कितनी समस्या जो है इन ग्रामीणों को आए दिन भुगतनी पड़ती होंगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से ये दूरस्थ गांव बताया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर सड़क की बात सरकार की तरफ से पहले भी की गई है, कोई आश्वासन दिया गया है या पहली बार ही जिलाधिकारी पहुंचे हैं और संज्ञान लिया गया, इस मामले में अवलोकन किया गया जो भी चुनौतियां हैं वहाँ की उन पर? जी, ग्रामीणों की जो सड़क की मांग है वर्षों पुरानी जो है ये सड़क की मांग है और कई बार जो है मरीजों को ग्रामीण डोली के सहारे पैदल चलकर अस्पताल ला चुके हैं, वहां से वापस ले जा चुके हैं। कई बार जो है शासन प्रशासन से मांग की गई थी लेकिन जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। आश्वासन जरूर दिए गए थे कि सड़क का जो है निर्माण होगा, लेकिन जो वर्तमान में जो जिलाधिकारी आए हैं जो अपनी कार्यशैली के चलते जनता के बीच काफी कम समय में लोकप्रिय हो चुके, तो जिलाधिकारी ने कहा सबसे पहले जो उनका जो प्रयास रहेगा कि गांव को जो है सड़क सुविधा से जोड़ना। और यहाँ की ये भी विडंबना है कि यहाँ के बच्चे रोज 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं तो उन्हें डोली के सहारे अस्पताल जो है लाना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है ग्रामीणों के सामने है। तो जिलाधिकारी का यही कहना है कि जल्द सड़क का जो इसमें निर्माण कराया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पे ये भी सामने आया है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बिजली की भी आपूर्ति नहीं हो रही, ऐसे में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है या फिर उसमें भी दिक्कतें होती रहती हैं, क्या कुछ जानकारी है बिजली को लेकर? जी बिजली तो है लेकिन ऐसा होता है जो दूरस्थ क्षेत्र है, अगर कहीं बिजली खराब हो गई या पोल टूट गए तो सड़क नहीं है तो जो विद्युत विभाग है उनके भी जो कर्मी है जंगलों में अगर टूट गया तो सड़क नहीं है तो उन्हें भी पैदल चलने में काफी टाइम जो है वहाँ पे लगता है, फिर उनको फॉल्ट ढूंढना पड़ता है। तो इस वजह से काफी समस्याएं आए जो वहाँ पर को आई रहती है। अब सड़क नहीं है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी जो है अमूमन जो है वहाँ पर को नहीं के बराबर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है। दूरस्थ गाँव है एकदम, तो काफी समस्या जो बकोड़ा के ग्रामीण वर्तमान में कर रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां डीएम खुद पहुंचे हैं, 10 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे में अब
जो डीएम के आश्वासन का क्या कुछ असर ग्रामीणों में देखने को मिला है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रिया कैसी देखने को मिल रही है ग्रामीणों की? जो चंपावत डीएम है मनीष कुमार, उनकी कार्य प्रणाली को देखकर जिले का जो है हर नागरिक जो है काफी खुश है और उन्हें लगता है कि जिलाधिकारी के द्वारा ही उनकी हर समस्या का समाधान होगा। आजकल जो जनता है वो सीधे डीएम सर के पास पहुंच रही है, अन्य अधिकारियों के पास जनता नहीं जा रही। उनके पास सिर्फ यही मानना कि एक चाबी उनकी समस्या का समाधान डीएम मनीष कुमार। जब कल डीएम सर वहां पहुंचे 10 किलोमीटर पैदल चलकर, तो ग्रामीणों में काफी जोश था। तो ग्रामीणों का कहना कि हमें पूरी आशा जगी है कि डीएम यहाँ आए और हमें पूरी आशा है कि डीएम यहाँ की समस्या का समाधान करेंगे और जल्द सड़क का निर्माण जो है इस गांव के लिए होगा और ग्रामीण जो है सड़क मार्ग से जो है उनको जोड़ा जाएगा। तो पूरी आशा है उन्हें डीएम की कार्यप्रणाली को देखते हुए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से अभी डीएम पहुंचे हैं, देखना होगा कि जो ग्रामीणों की मांग है वो कब तक पूरी होती है और कब तक जो सड़क है वो बन पाती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।